नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी वर्णमाला से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जिस श्रृंखला का नाम है T20 सीरीज, T20 सीरीज। और आज हमारा पार्ट 2 प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 क्लियर आपको करा चुके हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? प्रश्न फिर से पढ़िए, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? अर्थात साथियों, हमें समझना होगा वे ध्वनियां जो मूर्धा की सहायता से बोली जाती हैं वे हमारी मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। अब हम देखते हैं वे कौन सी ध्वनियां हैं जो मूर्धा की सहायता से बोली जाती हैं। ए में दिया गया है आपका क, ख, ग, घ और ण। साथियों, ये कंठ ध्वनियां हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हमारे कंठ की सहायता से होता है। साथियों, आगे है च, छ, ज, झ और इया। ये कौन सी ध्वनियां हैं साथियों? मित्रों, ये जो ध्वनियां हैं ये आपकी तालव्य ध्वनियां हैं, क्योंकि इनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है। साथियों, सी में हमारे कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? ट, थ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। अर्थात इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर रही है। अंदर वाला जो खड्डा है उससे थोड़ा नीचे हमारी मूर्धा है। इसीलिए साथियों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में दिया गया है डी में प, फ, ब, भ और म। साथियों, जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो हमें हमारे ओष्ठों की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारी ओष्ठव्य ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ और ण मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। यही हमारी कहलाती हैं मूर्धन्य ध्वनियां। मित्रों, दूसरा जो प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, वो है निम्न में से आगत ध्वनियां कौन सी हैं? आगत ध्वनियां। साथियों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं आगत ध्वनियां कौन सी ध्वनियां होती हैं जो बाहरी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती हैं। वे हमारी आगत ध्वनियां कहलाती हैं, जिनमें एक अतिरिक्त स्वर है जो औ के नाम से बोला जाता है, जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। वह है आपका आगत स्वर, लेकिन अतिरिक्त स्वर है। और आपके क, ख और ग और आपका ज और आपका फ, और इनके भी आगे नुक्ता लगा हुआ होता है, नुक्ता। तो जब नुक्ता लगा हुआ होता है तो ये हमारी कहलाती हैं आगत ध्वनियां। और ये किस भाषा से आई हैं? ये साथियों अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आकर के प्रयुक्त की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं साथियों? देखिए, त, थ नहीं है, ट, ठ नहीं है, क्योंकि इनके आगे नुक्ता लगा हुआ नहीं है। च, छ इनके आगे भी नुक्ता नहीं लगा हुआ है, लेकिन क और ख के आगे नुक्ता लगा हुआ है साथियों। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। क और ख हमारी आगत ध्वनियां हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार की होती है? मित्रों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन में क्या दिया गया है मित्रों? 2, 4, 8 या फिर 3। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, आइए साथियों इनके बारे में अध्ययन करते हैं। 3 प्रकार की, नंबर 1 होती है आपकी संयुक्त ध्वनि, संयुक्त, नोट करते जाना साथियों। दूसरी होती है आपकी संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि,
नंबर 3 होती है साथियों युग्मक, तीसरी होती है साथियों युग्मक ध्वनि, और इस युग्मक ध्वनि को द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं, द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। आइए साथियों अब समझते हैं कि संयुक्त ध्वनि कौन सी ध्वनि होती है। साथियों अब हम सबसे पहले संयुक्त ध्वनि के उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए प्राण, क्रम, स्वर, ह्रस्व, घनत्व और बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। साथियों अब हम इन्हें उच्चरित करके देखते हैं कि ये संयुक्त ध्वनियां क्यों हैं। सबसे पहले संयुक्त ध्वनि की परिभाषा नोट कीजिए। जब दो या दो से अधिक ध्वनियां परस्पर मिलकर उच्चरित होती हैं उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि जब पानी के अंदर चीनी को डाल दिया जाए तो चीनी और पानी को हिलाया जाएगा तो क्या होगा, चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी। इसी तरह जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो ये ध्वनियां परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर घुल जाएंगी। जैसे हमने बोला प्राण, प्र पे में रे घुला हुआ है, आगे क्रम के में रे घुला हुआ है, आगे है स्वर, स्व स और व घुले हुए हैं एक दूसरे के साथ, आगे है हिर स्व तो है में रे घुला हुआ है और आधे से में व घुला हुआ है। और आगे देखेंगे घनत्व, तय में वह भी घुला हुआ है। तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे कि जो ध्वनियां परस्पर मिलकर के उच्चरित की जाती हैं अर्थात एक दूसरे के साथ घुल जाती हैं वे हमारी संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। अब साथियों देखते हैं नंबर 2 संपृक्त ध्वनियों के कुछ उदाहरण। जैसे हमने लिखा अंतिम, हमने लिखा कंबल, हमने लिखा मस्जिद और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि इन्हें किस प्रकार से उच्चरित किया जाता है। मित्रों ये जो ध्वनियां हैं इन्हें समझने से पहले हमें संपृक्त ध्वनि की परिभाषा को समझना होगा। संपृक्त ध्वनियां कौन सी होती हैं? जब एक ध्वनि दो परस्पर ध्वनियों के मध्य में उच्चरित होती है, जब एक ध्वनि दो परस्पर ध्वनियों के मध्य में उच्चरित होती है वह ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आप इन शब्दों का उच्चारण करके देखेंगे, जैसे अंतिम तो न पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक अ और त के मध्य में उच्चरित हो रहा है। आगे देखेंगे कंबल तो के और बै के बीच में, के और बै के बीच में म स्वतंत्रता पूर्वक उच्चरित हो रहा है। आगे देखेंगे मस्जिद तो स जो आधा स है ये म और ज के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक उच्चरित हो रहा है। तो ध्वनियां हुई अ और त के बीच में न, क और ब के बीच में म और म और ज के बीच में स। तो ये परस्पर दो ध्वनियों के बीच में बोलने वाली ध्वनि है, इसीलिए यह कहलाएगी आपकी संपृक्त ध्वनि। अब साथियों हमें समझना होगा, जैसे मैंने आपको संयुक्त ध्वनि के बारे में बताया कि यह घुलनशील होती है, यानी कि पानी और चीनी को जब मिला दिया जाएगा तो वो घुल जाएंगे, लेकिन संपृक्त ध्वनियां एक दूसरे के साथ नहीं घुलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेल को पानी में डाल दिया जाए तो तेल जो होगा वो पानी में नहीं घुलेगा, पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से संपृक्त ध्वनियां पहले और दूसरे के मध्य में जब बोली जाएंगी तो वो पूरी तरह से अलग हो जाएंगी, अर्थात उनका उच्चारण
साफ आपको सुनाई देगा, लेकिन संयुक्त ध्वनि में आपको साउंड क्लियर तरह से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों ध्वनियां एक साथ बोली जाएंगी, एक घोल के साथ बोली जाएंगी। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो ध्वनि है हमारी वो है युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, अर्थात दो बार बोले एक अर्ध रूप में और वही ध्वनि फिर पूर्ण रूप में उच्चरित हो, तो वह ध्वनि हमारी कहलाती है मित्रों युग्मक या द्वित्व ध्वनि। और इनमें से प्रश्न का आना लगभग अनिवार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, जैसे हमने लिखा दिल्ली, तो दिल्ली यहां पर आधा वर्ण है और इसी का फिर यहां पर ये पूरा वर्ण है, तो इसलिए ये कौन सी ध्वनि है? युग्मक या द्वित्व ध्वनि। आगे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कल्लू, कल्लू, तो ये अर्ध है और ये इसका पूरा है, तो इसलिए ये भी कहलाएगी हमारी युग्मक या द्वित्व ध्वनि। आगे मित्रों हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कुत्ता, कुत्ता, तो त और त ये दोनों के दोनों पहला अर्ध है और दूसरा पूरा है, तो ये भी हमारा कहलाएगा युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि। अर्थात आप अब समझ गए होंगे, यदि किसी शब्द के अंदर पहला वर्ण अर्धवर्ण हो और तुरंत बाद वाला वर्ण वही पूरक हो, पूर्ण रूप में हो, तो वह ध्वनि हमारी कहलाएगी युग्मक या द्वित्व ध्वनि। और जैसे उदाहरण और भी देखिए, जैसे अन्न, अन्न, तो यहां पर आधा ना और यहां पर पूरा ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली हो गई संयुक्त ध्वनि, दूसरी हो गई संपृक्त ध्वनि और तीसरी हो गई युग्मक या द्वित्व ध्वनि। अब मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगला प्रश्न है चौथा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? द्वित्व, आप समझ गए होंगे मित्रों कि द्वित्व ध्वनि या वर्ण कौन से होते हैं? एक आधा हो और वही वर्ण तुरंत बाद वाला उसका पूरक रूप हो, तो वह हमारी द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि कहलाएगी। तो ऑप्शन देखिए, तो मित्रों डी ऑप्शन में क्या है? क्लांत। देखिए क्ला, क्ला, कै में ल है, तो ये तो हो गई आपकी संयुक्त ध्वनि। और आगे है नुत, नुत, तो ये हो गई आपकी संपृक्त ध्वनि। इस शब्द में ही दो ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। आगे है साथियों कंबल, तो कै और बै के मध्य में मां की ध्वनि पूरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक हो रही है, घुल नहीं रही है, तो ये कौन सी ध्वनि है? ये कौन सी ध्वनि है? ये है आपकी मित्रों संपृक्त ध्वनि। आगे है मित्रों दिल्ली, तो देखिए आधा ला पूरा ला, आधा ला पूरा ला, तो ये कौन सी ध्वनि हुई? तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह हमारी द्वित्व या युग्मक ध्वनि है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे है मित्रों अगला प्रश्न है युग्मक ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? आप बताइए किस शब्द में हुआ है? पहले है वाल्मीकि, यहां पर ल के बाद मां है, तो यह हमारी कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि। अगला है प्रमाण, प्र, तो यह कौन सी है? अब आप समझ गए होंगे, यह हमारी संयुक्त ध्वनि है। आगे है आपका प्रकर्ष, प्र, तो यह कौन सी ध्वनि है? समझ गए होंगे, यह भी हमारी संयुक्त ध्वनि है। आगे है साथियों प्रसन्नता, प्रसन्नता, आधा ना पूरा ना, आधा ना पूरा ना, तो यानी कि यह हमारी ध्वनि है युग्मक या द्वित्व ध्वनि। तो ऑप्शन हमारा ए पूरी तरह से सही है। आगे है मित्रों अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में संपृक्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? संपृक्त। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? प्यार। प्यार का अर्थ तो आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे।
प्यार, प्यार। तो ये हमारी कौन सी ध्वनि है? यह हमारी संयुक्त ध्वनि है, यह हमारी संयुक्त ध्वनि है, क्योंकि पे और यह दोनों एक दूसरे से घुले हुए हैं, तो ये हमारी संयुक्त ध्वनि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। आगे है आपका कंबल, कंबल। तो क और ब के बीच में क्या है? मां, और मां की ध्वनि कैसे है? स्वतंत्रता पूर्वक। तो इसका मतलब ये हमारा है, बी हमारा है। अभी आगे और देखते हैं। आगे चंबल। तो च और ब के बीच में मैं की ध्वनि है। ये जो हमारा चंबल है, इसमें भी ध्वनि संपृक्त मौजूद है। तो अर्थात आगे ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? बी और सी दोनों। तो अब आप समझ गए होंगे कि बी के अंदर भी संपृक्त ध्वनि है और आपकी सी के अंदर भी संपृक्त ध्वनि है। तो ऑप्शन हमारा डी पूरी तरह से सही है, डी हमारा पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने मित्रों, निम्न में संयुक्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? संयुक्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? संयुक्त, आप समझ गए होंगे संयुक्त ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमारा यह है प्रकाश, यह है हमारा संबल, यह है हमारा दिक्कत, तो यह है हमारा चंचल। तो मित्रों इसमें पे में र, पे में र यानी कि संयुक्त ध्वनि कौन सी है? जो घुलनशील हैं, घुलनशील हैं। तो पे में र है, यानी कि दोनों पे और र एक साथ बोले जा रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा ए पूरी तरह से सही है। यदि आप मित्रों इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में वत्सर्य ध्वनि कौन सी है? पहले वत्सर्य का अर्थ समझिए साथियों। वत्सर्य कहते हैं आपकी भाषा में मसूड़ों को। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मसूड़ों अर्थात हमारे वत्सर्य को स्पर्श करती है, वे हमारे वत्सर्य वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए पहले उच्चारित करते, ए में दिया गया प, तो इसमें ओष्ठों की सहायता से बोला जा रहा है। बी में दिया गया ज, ज, तो ज में हमारी जिह्वा हमारी तालू को स्पर्श कर रही है। और ल, ल देखिए ल, 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 तो यानी कि दांतों से ऊपर हमारे मसूड़े हैं। ल के उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारे मसूड़ों को टच कर रही है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। तो ल जो ध्वनि है हमारी, यह वत्सर्य ध्वनि है। आगे आपका है घ, तो ये आपकी कंठ ध्वनि है, क्योंकि क ख ग घ, तो ये हमारे कंठ ध्वनि कहलाते हैं। तो ल के उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारे मसूड़ों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए मित्रों हमारा जो ल है यह एक वत्सर्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी, हमें याद रखना है कि हमारे 25 जो व्यंजन वर्ण हैं जो 5 वर्गों में विभाजित हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनसे अतिरिक्त जो वर्ण हैं वो हैं आपके 4 अंतःस्थय और 4 आपके ऊष्म वर्ण। तो उन जो आपके ऊष्म वर्ण हैं उनके उच्चारण में हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। श, स, स, ये 3 हमारे, केवल 3 मित्रों नोट कर लेना, ये 3 हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। य, र, ल, व ये आपके अंतःस्थय वर्ण है। सी में जो ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं च, छ, ज, झ, ये हमारे आपके च वर्ग के व्यंजन वर्ण हैं। और आपके ट, ठ, ड, ढ ये आपके ट वर्ग के व्यंजन वर्ण हैं। अब बात आती है यानी कि आपका ट वर्ग और आपका च वर्ग, ये दोनों के दोनों वर्ग आपके आते हैं स्पर्श व्यंजनों में। य, र, ल, व हमारे अंतःस्थय वर्ण हैं। आपके श, स, स के उच्चारण में हमारी जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ये हमारे कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा वर्ण सघोष वर्ण है? सघोष अर्थात सघोष का अर्थ आप समझते होंगे। सघोष की परिभाषा आप जानते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो हमारे सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो मित्रों हम देखते हैं च आपका अघोष व्यंजन वर्ण है, ट आपका अघोष व्यंजन वर्ण है, लेकिन य हमारा
सघोष व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को इनका अध्ययन करने के लिए, अघोष और सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण का अध्ययन करने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। इनको पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। भी आपका अघोष व्यंजन वर्ण है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है सघोष वर्ण, तो यह आपका सघोष व्यंजन वर्ण है। और सघोष के साथ साथ मित्रों यह अल्प प्राण भी कहलाता है। और इनका अध्ययन करने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? तो मित्रों र नहीं कहलाता, क नहीं कहलाता, ल नहीं कहलाता, लेकिन यह ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यह और व ये दोनों के दोनों वर्ण हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हमने लिखा गई, हमने लिखा मित्रों गई, तो यहां पर यह और बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो शुद्ध रूप से वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो गई ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर गई यह स्वर की ध्वनि कर रहा है, तो इसीलिए यह हमारा अर्धस्वर कहलाता है। इसी तरह वह है, वह भी आपका अर्धस्वर कहलाता है, इसीलिए मित्रों यह हमारा अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। आपको याद रखना है मित्रों कि यह और वह ये हमारे दोनों के दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए इन दोनों वर्णों में से अगर कोई सा भी वर्ण आ जाए और अर्धस्वर प्रश्न में और अर्धस्वर आपसे पूछा जाए, तो आप आसानी के साथ टिक लगा सकते हैं, अर्थात आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों 12वां, निम्न में से विव्रत स्वर कौन सा है? विव्रत, पहले विव्रत की परिभाषा समझिए। विव्रत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है। तो अब हम यहां पर इनका उच्चारण करके देखेंगे कि किस वर्ण के उच्चारण में, अर्थात किस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुलेगा। हमने बोला ई नहीं खुला, हमने बोला ऊ नहीं खुला, हमने बोला ओ नहीं खुला, हमने बोला आ, तो मुख पूरी तरह से खुल गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आपका जो आ होता है यह एक विव्रत स्वर होता है। अगला प्रश्न है मित्रों 13वां, निम्न में से व्रतमुखी स्वर कौन सा है? मित्रों हमें व्रतमुखी की परिभाषा को समझना होगा कि व्रतमुखी कौन से स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख व्रताकार, व्रतमुखी अर्थात व्रताकार हो जाए, वे स्वर हमारे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। तो हम देखेंगे इनमें किस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख गोलाकार होता है। ए में दिया गया अ नहीं हुआ, हमने बोला ऊ हो गया, लेकिन आगे भी देखते हैं ई नहीं हुआ, हमने बोला आ नहीं हुआ, पूरी तरह से मुंह फट गया, लेकिन ऊ के उच्चारण में हमारा मुख गोलाकार हो गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप समझ गए होंगे व्रतमुखी वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख की आकृति गोलाकार हो जाती है, वे स्वर व्रतमुखी कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख की आकृति गोलाकार नहीं होती है वे हमारे अव्रतमुखी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों 14वां, निम्न में अव्रतमुखी स्वर कौन सा है? मैंने अभी आपको परिभाषा बताई। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है, अकार होता है नहीं, तो नहीं होता है, वे हमारे अव्रतमुखी कहलाते हैं। तो हम इनका उच्चारण करके देखेंगे। ऊ हो गया तो ये नहीं है, बी बड़ा ऊ हो गया ये भी नहीं है, हमने बोला औ हो गया यानी कि मुख हमारा गोलाकार हो गया, हमने बोला ई नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ओ ये हमारे व्रतमुखी हैं और ई हमारा अव्रतमुखी है यहां ऑप्शन की दृष्टि से। तो आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला अर्थात 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत। मित्रों हमें सबसे पहले संवृत का अर्थ समझना होगा।
यानी कि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं साथियों विव्रत, विव्रत। दूसरे होते हैं आपके अर्ध, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। और एक होते हैं नंबर 3 संव्रत, संव्रत। और नंबर 4 होते हैं अर्ध संव्रत। तो मित्रों हमें समझना होगा, विव्रत का अर्थ होता है कि मुख विवर अर्थात मुख का द्वार पूरी तरह से खुलना, पूरी तरह से खुलना, वे विव्रत कहलाते हैं। अर्धविव्रत जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है, क्योंकि मुख की जो स्थिति होती है खुलने के और बंद होने के आधार पर 2 प्रकार की होती है। मुख हमारा अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मुख खुल रहा है, अगर नीचे से ऊपर की दिशा में जा रहा है तो मुख हमारा बंद हो रहा है। तो जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाए वे विव्रत हैं, जिनमें आधा खुलता है वे अर्धविव्रत हैं, और जिनमें लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, वे हमारे संव्रत कहलाते हैं। और जिसमें आधा बंद रहता है, बंद का तात्पर्य नीचे से ऊपर की दिशा की तरफ, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो वे हमारे अर्धसंव्रत कहलाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्न में से संव्रत स्वर कौन सा है? तो मित्रों आओ आओ, तो इसमें हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। अगला है ऐ, ऐ, इसमें भी हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो ये हमारे कौन से स्वर हैं? ये हमारे साथियों अर्धसंव्रत स्वर हैं, अर्धसंव्रत स्वर हैं। आगे है आ, तो साथियों इसमें मुख द्वार हमारा पूरी तरह से खुलता है, तो यह हमारा कहलाता है विव्रत स्वर। आगे है आपका ई, तो ई के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ई। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए पूरी तरह से सही है। तो मित्रों अगला प्रश्न है, निम्न में अग्रस्वर कौन सा है? अगर हम देखें जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 हमारे पश्च स्वर। अग्रस्वर जिनमें जीभ का अगला भाग काम करता है, मध्य स्वर जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, पश्च स्वर जिनमें हमारी जीभ का पिछला भाग काम करता है। तो मित्रों यदि हम देखें कि औ और ऊ और ऊ और आपकी ए, तो इसमें कौन सा अग्रस्वर है? अगर हम ए का उच्चारण देखें, ए, ए, तो जीभ का अगला भाग इसमें हमारा काम कर रहा है। तो मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही है। और इनके जो अन्य भेद हैं, यानी कि अग्र के बाद मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर, इनका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक का अर्थ होता है जिन स्वरों में 3 मात्राओं का समय लगता है वे हमारे त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रिक स्वर ह्रस्व स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर आपके दीर्घ स्वर हैं क्योंकि उनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, और एक मात्रिक स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, और त्रिमात्रिक स्वर यानी कि प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो मित्रों प्लुत स्वर का जो प्रयोग है अधिकतर संस्कृत भाषा में पाया जाता है, और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? उसकी एक स्थिति होती है जब हम शब्द को लंबा खींचते हैं, या फिर विलाप में यदि आपने देखा हो कि विलाप के अंदर शब्द को लंबा खींचा जाता है, वहां पर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। और इसकी बनावट एस के समान और वर्तुल के समान होती है, जैसे इस तरह से भी और जैसे इस तरह से भी इसकी आकृति होती है। जैसे हम लिखें ओम, तो ओम एक तो लिख जाएगा इस तरह से ओम, लेकिन इसे हमें खींचना नहीं पड़ा। लेकिन यदि हम बोलें ओम तो वहां पर इसका स्वरूप बदल जाएगा और वहां पर इसका ये वाला रूप प्रयोग में लाया जाएगा। या फिर हम बोलेंगे राम, तो वहां पर राम में इसका ये वाला रूप प्रयोग में लाया जाएगा। तो यही हमारा कहलाता है प्लुत स्वर। तो त्रिमात्रिक स्वर
प्लुत स्वर को ही कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। 18वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह वर्ण का उच्चारण स्थान, पहले अन्य वर्णों को देखेंगे। पहला डी में दिया गया तालव्य। तालव्य कौन से होते हैं? तालव्य वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण तालु की सहायता से किया जाता है, जैसे आपका च, छ, ज, झ। तो ये आपके तालव्य वर्ण हैं। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हमें मूर्धा से करना पड़ता है, मूर्धा से, जैसे ट वर्ग आपका मूर्धा से उच्चरित होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ। तो ये हमारी मूर्धा है। आगे है मित्रों, अगला ऑप्शन है दंत प्लस ओष्ठ है, यानी कि दंतोष्ठ है। तो दांत प्लस ओष्ठों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण हमारे दंतोष्ठ कहलाते हैं। तो इसमें व का जब हम उच्चारण करेंगे, देखिए व पहले दांत आगे आए और उसके पश्चात हमें ओष्ठों की सहायता लेनी पड़ी। तो इसीलिए व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। जहां तक कंठ की बात है, तो क वर्ग के समस्त वर्ण हमारे कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, क वर्ग के पांचों वर्ण। अगला प्रश्न है मित्रों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा का जब निर्माण होता है तो उनकी जितनी भी भाषा की जितनी भी इकाइयां होती हैं उनका सही क्रम क्या है? ए में क्या दिया गया है? सबसे पहले शब्द, फिर ध्वनि, फिर वाक्य या पद। बी में दिया गया पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। सी में दिया गया है वाक्य, पद, ध्वनि या शब्द। और डी में मित्रों दिया गया है ध्वनि, शब्द, पद या वाक्य। तो मित्रों हमें याद रखना है कि भाषा का जब निर्माण होता है सबसे पहले क्या निकलती है? ध्वनि। क्या निकलती है? ध्वनि। और ध्वनि जब लिपिबद्ध कर दी जाए तो वह बन जाती है वर्ण या अक्षर। उनके बनते हैं फिर वर्ण या अक्षर, इसमें दिया नहीं गया है, इसीलिए ध्वनि उन्हीं के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है। तो ध्वनि के बाद निर्माण होता है शब्दों का, शब्दों से निर्माण होता है पदों का, पदों से निर्माण होता है मित्रों वाक्यों का। इसीलिए जो सही क्रम है वो यही है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब भाषा का निर्माण होगा उस समय हमारी सबसे पहले ध्वनि होगी, फिर हमारा शब्द होगा, शब्द के बाद पद होगा, पद के बाद आपका वाक्य होगा, तभी भाषा का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मित्रों 20वां, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध, अनु माने पीछे, नासिका माने नाक, उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? केवल नाक से। बी में दिया गया है केवल मुंह से, सी में दिया गया है नाक और मुंह दोनों से, या डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन मित्रों हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का जो सेशन था ये था आपका T20 सीरीज का पार्ट 2। T20 सीरीज का पार्ट 2। इस प्रकार के पार्ट हम समय समय पर बार बार लाते रहेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, जय श्री कृष्णा, जय गुरु।